विजन आईएएस के साथ जुड़कर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कीजिए। विजन आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स में सफलता के लिए अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स पर प्रभावी समझ विकसित करने में मदद करता है। करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ से आपको जीएस प्रीलिम्स के अन्य टॉपिक्स पर भी बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है। इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप तैयारी की राह में आगे बढ़ते हैं, आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज और विभिन्न टॉपिक्स पर आपकी समझ भी बेहतर होती जाती है। इस दौरान आप केवल रटने के बजाय तथ्यों एवं घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उन्हें प्रीलिम्स के विभिन्न टॉपिक्स से जोड़कर पढ़ने पर जोर देना शुरू करने लगते हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान प्रीलिम्स एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बार बार रिवीजन करना एवं इंफॉर्मेशन को याद रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीलिम्स 2024 के लिए एक साल के करंट अफेयर्स को 60 घंटों में रिवाइज करने, विश्लेषण करने एवं उस पर प्रभावी समझ विकसित करने के लिए हमने PT 365 प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम से आपको प्रीलिम्स की बेहतर ढंग से तैयारी हेतु एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एवं लर्निंग आउटकम्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। इनोवेटिव और सुनियोजित अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया PT 365 प्रोग्राम आपकी तैयारी को कई तरह से आसान बना देता है, जैसे करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कक्षाओं में जीएस प्रीलिम्स के नजरिए से महत्वपूर्ण टॉपिक्स और विषय पर जोर दिया जाता है। स्मार्ट तरीके से रिवीजन के लिए हाई क्वालिटी एवं सुनियोजित रूप से डिजाइन किया गया PT 365 मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। अभ्यर्थियों की समझ का आकलन और उसे बेहतर करने के लिए हर सेक्शन के अंत में स्मार्ट क्विज को शामिल किया जाता है। PT 365 प्रोग्राम आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजीज एवं याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप तथ्यों को लंबे समय तक याद रख सकें और उन्हें रिकॉल कर सकें, क्योंकि यह सब यूपीएससी प्रीलिम्स के विशाल सिलेबस को प्रभावी ढंग से समझने एवं तैयार करने के लिए बहुत जरूरी होता है। PT 365 प्रोग्राम के तहत 1-to-1 मेंटरशिप, यूनिट प्रिपरेशन प्लान और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे अभ्यर्थियों को प्रीलिम से संबंधित तनाव एवं चिंता को दूर करने में मदद मिलती है, जिससे एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। PT 365 प्रोग्राम से जुड़कर अपनी सफलता की राह में मजबूती के साथ आगे बढ़िए और अधिक जानकारी या रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमें कॉल कीजिए या हमें मेल कीजिए enquiry@visionis.in। हमारे साथ यूपीएससी में सफलता की राह पर आगे बढ़े। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोगों का कितना QRM क्लास हो चुका है अभी तक? मतलब ऐसे सब मिला के 2, पॉलिटी का 1 हो चुका है ना? पॉलिटी का 1 हो चुका है ना?
हाँ, आप लोगों को थोड़ा लेट से मिल गया। जो जिनके लिए पहला क्लास है, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, 2 वीडियो आ चुका है, मतलब उसी क्लास का आपको 2 वीडियो आ चुका है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? क्या? सभी लेक्चर्स क्या आएंगे या पॉलिटी का? नहीं नहीं, सबके आएंगे, लेकिन पॉलिटी का अभी आ चुका है। आया है कि नहीं? आया है। तो आज दूसरा क्लास है आपका पॉलिटी का, ठीक है? कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ विशेष नहीं पड़ा है उसमें, है ना? आज एक्चुअल जो शुरू होगा आपका, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है उसको देख चुके हैं, और उसके अलावा प्रस्तावना, ये आपका प्रस्तावना देखिए, उसके बाद भारत और उसके राज क्षेत्र या संघ या उसके राज क्षेत्र देखे हैं। जो YouTube पे वीडियो आया है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर PDF दीजिए। हाँ, PDF QRM का, बिना QRM को प्रिंट आउट लिए हुए सिर्फ वीडियो देखने से मतलब नहीं है। आप लोग प्रिंट आउट लेके आए हैं क्या? ठीक है, ठीक है। तो जिनको कंफ्यूजन है ना, कि भाई कहाँ से मिलेगा, तो एक बार मैं वो दिखा देना चाहता हूँ आपको। YouTube चैनल खोलते हो, ठीक है? अब आपका यहाँ पे QRM का क्लास आ रहा है, पॉलिटी का, ये जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होता है, लोग जाते ही नहीं है इस पे। बेसिक कॉमन सेंस इस पे जाइए, है ना? देखिए यहाँ पे आपका पूरा टाइम स्पैन भी दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप इसमें जाइए, जहाँ पे विजन के वेबसाइट पे जाएगा, जहाँ पे आपको रिसोर्स होता है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्विक रिवीजन मटेरियल। इसमें आपको सारे मटेरियल्स हैं। आपको हिंदी मीडियम के हैं, आप फिल्टर लगाइए। मीडियम क्या होगा आपका? हिंदी। किस साल का QRM चाहिए आपको? 24 का। अप्लाई कर दीजिए। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में फिल्टर लगाते हैं आप लोग, तो यहाँ भी वैसा ही है। उसके बाद पॉलिटी का सबसे पहले आया था QRM, उसे आप देख लीजिए, सबका QRM आपको डाउनलोड करना है। यहाँ देखिए नीचे क्या है QRM में, फंडामेंटल ड्यूटी प्रियम्बल, है ना? क्लिक कीजिए, वहां से आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब YouTube पे कैसे आपको शेयर किया जाए? भाई डिस्क्रिप्शन में ही आपको जाके देखना है, ठीक है? देखिए, है ना? और यहां से आप फिर डाउनलोड कर दीजिए इस पे क्लिक करके, ठीक है? आज आपका जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, किस भाग में है ये? भाग 2 में है। पिछले क्लास में आपको मैंने एक छोटा सा चीज बताया था कि अब इसमें मैंने बताया था कि राज्य के 4 तत्व हैं। कौन कौन से हैं राज्य के 4 तत्व? पहला क्या बताया था? संप्रभुता। संप्रभुता आपको कहाँ मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रस्तावना में। कहाँ? प्रियम्बल में। तो यहाँ पे प्रस्तावना है, जहां पे आपको क्या मिल गया? संप्रभुता। दूसरा जो तत्व है, राज्य का एक राज्य क्षेत्र होगा, है ना? तो आपको यहाँ पे यूनियन एंड इस टेरिटरी में क्या मिल गया? राज्य क्षेत्र मिल गया। उसके बाद नागरिकता, अगला क्या आता है? या सिटीजन, जो जनसंख्या आप बोलते हैं। तो उसमें जनसंख्या में दो तरह के लोग हैं, एक नागरिक और गैर नागरिक, है ना? तो इसमें नागरिक आ जाएगा, जिसको आज पढ़ना है। और नीचे अब ये जो फंडामेंटल राइट सब नागरिक के संबंध में ही है, फंडामेंटल ड्यूटी तक, ठीक है? तो हम लोग सिटीजन पे जाएंगे।
QRM आप लोग खोल लीजिए। तो जैसा कि इसमें बोला गया है कि भारत में दो तरह के लोग हैं, एक तो नागरिक और गैर नागरिक। जो गैर नागरिक है विदेशी नागरिक है ना, भारत के लिए एलियन है। तो आप जब फंडामेंटल राइट आगे पढ़ाएंगे भी तो वहां पे आप देखोगे पूछा भी जाता है बहुत बड़ा सवाल कि कौन से राइट सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है ना, फंडामेंटल राइट, और कौन से राइट नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये सब पढ़ते होंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो कौन से राइट सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये यहां दिया हुआ है। वैसे आर्टिकल 15, इसको 2 गुना कीजिए, इधर 30, एक बढ़ाइए 16, एक घटाइए 29 और बीच में 19, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन सा है? 15, भेदभाव के खिलाफ अधिकार। इसमें जो 15 में निवास के आधार पे आप नहीं कर सकते हो, भारतीय नागरिकों के संदर्भ में है। आप विदेशियों के साथ वो भेदभाव कर सकते हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामले में आप वो भेदभाव कर सकते हैं। आर्टिकल 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, कहीं भी जाने का जो अधिकार है, कहीं भी निवास करने का अधिकार है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। विदेशी नागरिक बोलेगा कि हम अंडमान निकोबार में रहेंगे, कश्मीर में जाके हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज करेंगे, वो नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार है। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा इसका डिटेलिंग जब फंडामेंटल राइट करेंगे उस समय। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत सारे ऐसे संवैधानिक अधिकार भी हैं, बहुत सारे ऐसे वैधानिक अधिकार भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? नागरिकों को। तो जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, जब भी मतदान का जो अधिकार होता है ये आप अपने नागरिकों को ही दे सकते हैं। तो ये बताइए, एनआरआई को मिलेगा क्या मतदान का अधिकार? एनआरआई भारत का नागरिक नहीं है क्या? एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है? क्या? नॉन रिटर्न इंडियन। क्या? नॉन रेसिडेंस इंडियन है, तो इंडियन, लेकिन भारत में उसका रेसिडेंस नहीं है। उसका मतदान का अधिकार आप छीने नहीं है। वो क्राइटेरिया पूरा आएगा, भारत में आएगा, यहाँ आके आप मतदान कर सकता है। कुछ क्राइटेरिया है वैसे उसमें, है ना। लेकिन उसका जो राजनीतिक अधिकार है, क्या कोई एनआरआई है वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकता है? वो वापस आएगा, कुछ क्राइटेरिया, इतना दिन रहना पड़ेगा, उसका चुनाव भी लड़ सकता है भारतीय नागरिक। उसको राजनीतिक और नागरिक अधिकार उसका आप समाप्त नहीं कर सकते। तो जो मतदान का अधिकार है सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को है। संसद और विधानमंडल की सदस्यता में चुने जाने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार सब क्या है? भारतीय नागरिकों को है। कुछ सार्वजनिक पद है, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन सब संवैधानिक पदों पे आसीन होने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को है। जो विदेशी नागरिक जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ये किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, है ना। इनको नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जो मैंने बताया। एक होता है मित्र देश का नागरिक, है ना, एक होता है शत्रु देश का नागरिक। तो आपको जो फंडामेंटल राइट में आप देखते हो, ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ऐसे कौन से अधिकार जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। उसमें एक जगह डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है विदेशियों में, मित्र देश और शत्रु देश। मित्र देश जिसके साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है, कुछ भारत ने घोषणा नहीं किया है कि वो शत्रु देश है। अगर भारत ने ऐसा घोषणा, युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, भारत ने घोषणा कर दिया शत्रु देश है,
उसकी संपत्तियों को भारत में जब्त किया जा रहा है ना, तो उसके नागरिकों को वो अधिकार नहीं होगा जो मित्र देश के नागरिक का होगा। भूटान के देश के नागरिक का जो अधिकार होगा उस प्रकार से नहीं होगा। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शत्रु देश के नागरिक में, अपने क्यूआरएम में आप हाईलाइट भी करेंगे, मित्र देशों की तुलना में कम अधिकार है, खासकर गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा नहीं है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 22। वेरी गुड। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार में आता है? मौलिक अधिकार में। किस में आता है ये? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो ये जो आपको जब वहां पे हम लोग जाएंगे, जब भी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें मालूम चलेगा आपको कि ये अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है, उनसे छीन नहीं सकते हो। भारत में आए विदेशी, उसको गिरफ्तार करके, उसको आप कोई भी जुर्म है उसको मालूम चला कि डिटेन कर रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, तो उसको भी अपना वकील रखना, उसको भी मजिस्ट्रेट के पास जाना, अपना बात रखने का पूरा अधिकार है। नहीं तो जो बेसिक ये होता है नेचुरल जस्टिस, उसके खिलाफ जाएगा। लेकिन जब आप युद्ध के समय हैं और कोई देश आपका शत्रु देश है, तो उसके नागरिक आपके यहाँ काम कर रहा है या जासूसी कर रहा है, कुछ इस तरीके का काम कर रहा है, उसको आप गिरफ्तार किए, आराम से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रीलिम्स में यहां आपको फंसा सकता है। मेरे यहां लिख लीजिए P फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। याद रखना है जो मौलिक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ये पता है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, किसके लिए है? सिर्फ नागरिकों के लिए है। जैसे कर का भुगतान है, कर का भुगतान क्या फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल है क्या? नहीं, लेकिन ये ड्यूटी एक प्रकार का कर्तव्य तो है ही, भले ही संविधान में ना लिखा हो, लेकिन एक प्रकार का ड्यूटी है ही। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, है ना। ये फिर से है वही कि भारत में कोई भी व्यक्ति एक बार जब नागरिक बन गया तो वो किसी भी पद पे जा सकता है। राष्ट्रपति का भी चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव का मतलब है वो किसी भी पद पे जा सकता है। जब सर्वोच्च पद पे जा रहा है तो किसी भी पद पे जा सकता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मतलब आप लोग चाह के भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाए, मतलब एक रोजगार तो गया है ना। लेकिन अगर फ्यूचर में आपके बच्चे अगर यूएस में क्या है कि वहां अगर कोई बच्चा पैदा होते ही वो वहां का नागरिक बन जाता है। बहुत सारे इसलिए जो इंडियन सिटीजन है वो जब उनकी वाइफ ये प्रेग्नेंट होती है, खासकर आईटी इंजीनियर में देखा गया है, तो बच्चे का बर्थ वहां कराते हैं ताकि जन्म से ही उनका सिटीजनशिप मिल जाए, है ना। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता संघवाद के पक्ष में है कि खिलाफ जाएगा? संघवाद के पक्ष में है। पक्ष में है, पढ़ाए थे ना उस दिन। संघवाद के खिलाफ होगा। देखिएगा वीडियो संघवाद पढ़ाया मैंने, दूसरा वीडियो आ गया यूट्यूब पे, तो उसमें जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। प्रीलिम्स में फंसा सकता है आपसे, है ना। लेकिन अमेरिका में कैसा है नागरिकता? दोहरी नागरिकता है। भारत में कभी किसी राज्य के लिए कुछ दोहरी नागरिकता कॉन्सेप्ट था क्या? कहाँ था? जम्मू कश्मीर के केस में दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट था, दो संविधान का कॉन्सेप्ट था। अमेरिका में हर एक राज्य का अपना नागरिकता है, हर एक राज्य का अपना ध्वज है, हर एक राज्य का अपना संविधान है, इसलिए प्योर फेडरलिज्म बोला जाता है उसको, ठीक है। स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है लेकिन वहां संघवाद फॉलो होता है। अब है भाग 2 में आपको, भाग 1 में क्या था? संघ और उसके राज क्षेत्र हम लोग ने देख लिया। आर्टिकल 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा और 4 देखा। अब भाग 2 में है आपका नागरिकता, ठीक है। अब जो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उसी समय कौन कौन व्यक्ति नागरिक होंगे, कौन से नहीं होंगे, उस पर ज्यादा बल था, ठीक है। और यह भी संविधान सभा को पता था कि नागरिकता संबंधी प्रावधान बार बार संशोधन करने पड़ते हैं। तो आपको यहां पे आर्टिकल
5 से लेकर 11 तक भाग 2 में है, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इस संदर्भ में बताता है कि 26 जनवरी 1950 तक जब संविधान लागू हुआ तो कौन से व्यक्ति नागरिक होंगे, उसमें पूरा डिटेलिंग है। आप लोग को सिलेबस में भी नहीं है, अंदर जाके नहीं पूछेगा, कम चांस है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है, इसलिए माथापच्ची नहीं करना है। अनुच्छेद 11 में बोला गया है कि कौन से व्यक्ति नागरिक बन सकते हैं, कौन सा व्यक्ति अपना नागरिक किस प्रकार से त्याग कर सकता है या उसको भारतीय नागरिकता उसका छीना जा सकता है। इस संबंध में प्रावधान कौन करेगा? संसद। तो आर्टिकल 11 में संसद कानून बना के प्रावधान करेगा, ये बोला गया। तो ये समझ गया 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 26 जनवरी 1950 में कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं उसके संदर्भ में। तो आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से, और उस समय देखिए जब परमिट, एक डेट है, कोई जरूरत नहीं है उस डेट का, परमिट जारी हुआ, पर उस परमिट में क्या हुआ कि भाई भारत के जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, है ना, ये कुछ जुलाई के आसपास 1947 के 19 जुलाई 1948, वो डेट आपको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो परमिट जारी हुआ, तो उस परमिट में कुछ लोग उधर गए, उस परमिट से कुछ लोग इधर गए, तो वो कट ऑफ डेट माना गया। तो उससे बाद में आने वाले लोग, पाकिस्तान से भारत को प्रवास करने वाले लोग को नागरिकता देने के संबंध में जो परमिट के साथ आए हैं प्रावधान है। ठीक है, ये सब आपसे पूछेगा नहीं, मैं आप साफ साफ बोल रहा हूं, ये सब आजकल नहीं पूछेगा। आर्टिकल 7 में क्या है? पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान को प्रवास कर गए, फिर देखे कि नहीं भाई वही देश ठीक था, है ना, और बाद में फिर वापस आए, तो उस संबंध में नागरिकता का उनको क्या अधिकार होगा, इस संबंध में प्रावधान है। डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग, 26 जनवरी 1950 के आसपास भी बहुत सारे लोग भारत से बाहर रहते थे, कनाडा में भी उस समय लोग रहते थे, यूके यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे लोग रहते थे, श्रीलंका में रहते थे। तो भारत से के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद आपको 8 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 9 में क्या है? किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। मतलब जो 26 जनवरी 1950 में जो भारतीय नागरिक हैं वो किसी और देश का नागरिकता प्राप्त कर लिए तो भारतीय नागरिक नहीं होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के उपयुक्त प्रावधानों में से किसी भी तहत भारत का नागरिक है वो संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून के उपबंधों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा। उसका एक अपना डिटेलिंग है, जानने का जरूरत नहीं है। असली स्टार है इसमें कौन? आर्टिकल 11। इसमें क्या कहा गया है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित किया जाएगा। संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसी संदर्भ में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया। उसमें जो वैश्विक नॉर्म्स थे उस सब आधार पे। अच्छा ये बताओ 1955 में जो अधिनियम संसद ने बनाया होगा तो क्या प्रोविजनल संविधान सभा ने बनाया या एक्चुअल संसद ने बनाया? कल उस पिछले क्लास में बताया था संसद ने बनाया। क्यों? 1951 में 51-52 में चुनाव हो चुका था, उसके बाद संसद का गठन हो चुका था। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि पहला संविधान संशोधन जो संसद लोकसभा और राज्यसभा में नहीं, वो प्रोविजनल संविधान सभा में हुआ था, पहला संविधान संशोधन। ठीक है।
और इसमें बार बार संशोधन हुआ है। आपको 2019 के बाद की स्थिति जाननी है ना। एक्चुअली 2004 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में तो कुछ बेसिक क्या बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ है, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सीए, एनआरसी, ये सब चीज पूछा जा सकता है। तो कितने प्रकार के, कितने तरीकों से आप अर्जित कर पाओगे भारतीय नागरिकता? 5 प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, और पंजीकरण, उसके बाद देशीकरण, और कोई बाहरी क्षेत्र आपके देश में आता है या फिर आप आक्रमण से जीतते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखो इतना सारा है, अंदर जाके ये सब चीज पुराना नहीं पूछेगा। लेटेस्ट क्या है कि कोई व्यक्ति इस खंड के आधार पे भारत का नागरिक कौन सा होगा 2004 के बाद, कि वो भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों। जैसे हम लोग जन्म लिए हैं, है ना, भारतीय भूमि पे, हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो आराम से जन्म के आधार पे हम लोग को मिल गया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिसमें हो सकता है कि जिसकी माता नेपाल की हो, है ना, या पिता श्रीलंका, कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है और दूसरा भारतीय नागरिक नहीं है, तब भी वो जन्म के आधार पे भारतीय नागरिक होगा। लेकिन कंडीशन है कि दूसरा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है वो अवैध प्रवासी ना हो। 2004 के पहले ये कंडीशन नहीं था, 4 में जोड़ा गया वो स्थिति को देख के, क्योंकि अवैध प्रवास से भारत बड़ा जूझ रहा है, बड़ी दिक्कत है अवैध प्रवास का, है ना, म्यांमार की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इसीलिए ये प्रोविजन लाए गए। इसमें यह भी है कि इस जन्म के आधार पे अगर आप, 2 ऐसे कंडीशन है जिसमें नागरिक नहीं होगा, क्या क्या है? उसका माता या पिता एक विदेशी राजनयिक हैं और वह भारत का नागरिक नहीं है, उसके पिता या माता किसी शत्रु देश के नागरिक हैं और उसका जन्म किसी ऐसे स्थान पर हुआ हो जो उस समय शत्रु देश के कब्जे के अंतर्गत हो। ठीक है, देखिए मैं फिर से बोला हूं, इतना अंदर प्रवेश करके नहीं पूछता है, लेकिन अगर जाएगा भी तो यहीं जाएगा बस। ठीक है, दूसरा है वंश के आधार पे। तो व्यक्ति भारत की भूमि पर जन्म नहीं लिया है, भारत की भूमि से बाहर जन्म लिया है, लेकिन अपने वंश के आधार पे उसको मिलेगा। मान लो कि कोई एक बच्चा अमेरिका में जन्म लिया और माता पिता इंडियन है ना, तो जन्म के आधार पे ही उसको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गया, लेकिन उसको मौका मिलता है कि भाई आप 18 वर्ष के बाद 18 वर्ष के बाद क्या करें, 1 वर्ष का मौका मिलेगा, उसमें आप भारतीय नागरिक बने, अमेरिकी नागरिक ना बने, तो उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। फिर से 2004 के बाद की ही स्थिति आपको देखनी है। क्या है स्थिति? केवल यदि उसका जन्म उसके जन्म की तारीख से 1 वर्ष के भीतर या, अब ये या बाद में रखिए, ठीक है, भारतीय वाणिज्य दूतावास में वो पंजीकृत हो गया, लेकिन मान लिए 1 वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं हो पाया, उसके माता पिता अप्लाई किए, तो अगर भारत सरकार ने कुछ अनुमति दे दिया तो 1 वर्ष से ज्यादा उसको परमिशन मिल सकता है। लेकिन इन जनरल उसके जन्म से 1 वर्ष के भीतर उसको भारतीय वाणिज्य दूतावास में क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन। साथ में माता पिता को लिखित रूप में देना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब है ये पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। तो
पहले दोनों केस में तो माता पिता या फिर माता या पिता क्या थे, भारतीय नागरिक थे, है ना। तो दो आधार पे आपको मिल गया। तीसरे केस में क्या है, किनको किनको मिलता है, ये रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है, रजिस्ट्रेशन द्वारा जो आपके पहले अविभाजित भारत के उनके जो ये हैं, उनके माता पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में रहते थे, या फिर किसी व्यक्ति ने शादी कर लिया है किसी विदेशी महिला के साथ, तो वो विदेशी महिला जो है या कोई विदेशी पुरुष जो है, अगर किसी महिला ने शादी कर लिया विदेशी पुरुष के साथ, तो उसको भारतीय नागरिकता चाहिए तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात। तो ये पूरा आप पढ़िएगा, लेकिन अंदर जाके बहुत कम चांस है, रेयर चांस है पूछेगा, बट आप एक बार इसको देखना है आपको। कोई वयस्क जो है, देखिए सब वही जो मैंने बोला है, जो प्रवासी भारतीय ओसीआई के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या पंजीकरण हेतु इस प्रकार का आवेदन करने में 1 वर्ष पहले भारत में निवास कर रहा हो, इस सब ये भी इसमें कंडीशन है कि जब आप आवेदन करें तो पिछला 1 वर्ष आप किसमें रह रहे हो, भारत में रह रहे हो। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, अंदर जाके डिटेलिंग में नहीं पूछने वाला है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि किसके लिए, अविभाजित भारत में जिसके पूर्वज रह रहे थे, या फिर कोई व्यक्ति जो विदेशी महिला या पुरुष के साथ शादी किया है या की है ना, उसको चाहिए, या फिर जो आपका ये है अवयस्क बच्चा था लेकिन वो वयस्क बन गया है ना, और भारत के बाहर था, उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चाहिए। ठीक है, तो इसका जो प्रकृति है थोड़ा उदार है। 5 साल का कंडीशन है, आपको भारत में 5 साल रहना है, जिसमें से लास्ट 1 साल आप लगातार रहे हो, और 4 साल में कंडीशन है कि इतने दिन रहे हो। वो सब कंडीशन फाइन डिटेल में यूपीएससी में नहीं पूछता है। ठीक है, अब इन सब माध्यम से किसी भी माध्यम से आपको नहीं मिल पा रहा है भारतीय नागरिकता। अभी तक तीनों में तो कंडीशन था, पहले में क्या कंडीशन था, भाई जन्म यही लिए हो। दूसरे में कंडीशन क्या था, जन्म नहीं लिए लेकिन माता पिता या माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। तीसरे में पंजीकरण में क्या कंडीशन था कि भाई माता पिता नागरिक नहीं है लेकिन उनके पूर्वज क्या थे, अविभाजित भारत के थे, है ना, या फिर कोई महिला शादी कर ली है, या फिर कोई अवयस्क बच्चा है जो बाद में वयस्क बनता है और उसके माता पिता बाद में उसका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दिलवाने वाले हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। ये सब कंडीशन नहीं है। कोई कनाडा का आदमी, मान लो आयरलैंड का आदमी है, उसको मन करेगा कि नहीं हमको भारतीय नागरिक बनना है, बड़ा विविधता है, बड़ा अच्छा लगता है, उसका तो कोई ब्लड या कोई रिलेशन यहाँ पे भारत में नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को तुम रोक पाओगे अगर कोई चाहता है तो थोड़ा कंडीशन कठोर है, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति जो भारत से कैसे भी रिलेटेड नहीं है उनको भी मौका दिया गया है। कैसे, प्राकृतिक रूप से देशीकरण द्वारा, है ना। इसमें कुछ कुछ कंडीशन है कि पहले 3 माध्यम से उसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक को देशीकरण से नागरिक ना बन सकता हो। मतलब हम मान लो कनाडा में भारतीय नागरिक को नागरिकता नहीं दिया जा सकता, तो हम उसके नागरिक को क्यों दें। ठीक है, यदि वह व्यक्ति पहले से ही किसी दूसरे देश का नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिकता के आवेदन की स्वीकृति होने पर दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। उसका आचरण सही है, आचरण कैरेक्टर देखना बड़ा जरूरी है। मालूम चला कि वो ऑस्ट्रेलिया में किडनैपिंग रैकेट चला रहा है ना, अब बोल रहा है कि नहीं हमको भारत की विविधता बहुत पसंद है, हिमालय बहुत पसंद है, हम तपस्या करने आएंगे और यहीं बस जाएंगे। तो भाई आप देखिएगा ना कि पीछे इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्यों है। ऐसे ही भारत में अपराध इतना है और दूसरे देश के अपराधी को क्यों आप यहाँ नागरिक बनाओगे। तो इसको बड़ा पीछे जाके जो गवर्नमेंट देखती है कि कुछ इसका ट्रैक रिकॉर्ड गलत तो नहीं है। संविधान की यहाँ लिखिए इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में ये सवाल आपसे पूछ सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में
जो भाषाएं हैं उसका ज्ञान, कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या मुझे अंग्रेजी आता है तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा? क्यों? 8वीं अनुसूची में नहीं है। फ्रेंच आता है तो, उर्दू आता है तो, संस्कृत आता है तो हो जाएगा। वो भारत में रहने का इच्छुक हो और सरकार की सेवा में या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से जुड़ा हो तो उसको भी इसमें करते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई मान लो गणमान्य व्यक्ति है, मान लो कि जब नेल्सन मंडेला थे, इतने फेमस हुए, नोबेल प्राइज मिला, वो गांधी जी से बड़े प्रभावित थे, मान लो बोलते कि हमको भारत में बसना है, भारतीय नागरिक बनना है, तो ये किसी भी देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। इतना बड़ा व्यक्ति बोलता है कि मुझे उस देश का नागरिक बनना है ना। कोई ऐसे आपको विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव उन्नति के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट सेवा प्रदान किया है, तो भारत सरकार ये देशीकरण का जितना जो कंडीशन है, शर्त है, सब हटा सकता है, उनको सीधे नागरिकता दे सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सबको भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन नियम 2019 में यही देशीकरण वाले में ही संशोधन किया गया था। ठीक है। लास्ट है, कोई भी क्षेत्र ऐसा है जो आपके जब संविधान लागू हुआ तो उस समय आपके देश का पार्ट नहीं था, बाद में आपके देश में शामिल होता है, तो उसका नागरिक बोलेगा कि भाई हम किस देश के नागरिक हैं, है ना। तो उसके लिए सिंपल है, वहीं पे आपको नागरिकता अधिनियम 1955 में कि केंद्र सरकार बस अधिसूचना जारी करके, आदेश जारी करके उसके नागरिकों को भारतीय नागरिक बना सकता है, जैसे पुडुचेरी के संदर्भ में, है ना। तो कोई संविधान संशोधन नहीं करना पड़ा, नागरिकता के संदर्भ में बता रहे हैं, कोई संविधान संशोधन नहीं करना पड़ा। अच्छा ये बताओ, पुडुचेरी किसका कॉलोनी था? तो हाँ, तो फ्रांस का कॉलोनी था, तो जो भारत में आजादी के बाद आया है ना, और 26 जनवरी 1950 के बाद आया है। जब इसको शामिल किया गया तो संविधान संशोधन किया गया क्या? किस आर्टिकल के तहत शामिल किया गया बताइए? उपबंध जो मतलब संक्रमणकालीन उपबंध है उसमें प्रबंध किया गया था। संक्रमणकालीन में मुझे नहीं पता, बताइए। अच्छा मान लो कोई भी देश है, मान लो कि चलो पुर्तगाल ले लो, इसका मुझे भी याद नहीं है कि किस दिन भारत में शामिल हुआ था, लेकिन पुर्तगाल तो काफी बाद में हुआ है ना। तो पुर्तगाल भारत में शामिल हुआ तो उसका जो राज्य क्षेत्र को भारत में मिलाया गया, या सिक्किम का राज्य क्षेत्र को भारत में मिलाया गया, किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 2 के साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर का राज्य क्षेत्र है उसको तुम समाहित कर रहे हो। 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी क्षेत्र जिसको भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर का राज्य क्षेत्र है तो आर्टिकल 2 के तहत समाहित होगा। अब उसको यूटी बनाते हो या फिर उसको राज्य बनाते हो। अब यूटी मान लो बन गया, सिक्किम को पहले हम लोगों ने क्या किया? यूटी बना दिया। गोवा को पहले क्या किया? यूटी बना दिया। अब गोवा को यूटी बनाया, अब उसको राज्य बनाना है तो कौन सा आर्टिकल यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल 3 यूज करना पड़ेगा। आपके देश के अंदर जो राज्य क्षेत्र है उसमें तुम उलटफेर कर रहे हो, आर्टिकल 3 याद। एक बार जाइएगा वीडियो पे, जो लोग नहीं देखे हैं, और QRM के कॉन्सेप्ट पे जाइएगा जो वहां पे लिखा हुआ है। तो एक आदेश के माध्यम से प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि कोई बाहरी राज्य क्षेत्र को अगर भारत में समाहित किया जाए तो उसके नागरिक को भारतीय नागरिक बनाने के लिए किस आर्टिकल के थ्रू आपको बनाना पड़ेगा, कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा? हाँ सर, अनुच्छेद 4 जो कह रहा है सर कि वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हाँ। तो सर नागालैंड हो गया और फिर सर सिक्किम और पौंडीचेरी को सर संविधान संशोधन कैसे माना जा रहा है सर? नहीं देखिए, आप वो पूरा लाइन बोले ही नहीं।
आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी, ध्यान दो इधर, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी तुम ये कर रहे हो, संविधान संशोधन कर रहे हो, वो आर्टिकल 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से कर रहे हो। संविधान संशोधन 3 तरह से होते हैं। संविधान संशोधन सिर्फ 368 मत समझिएगा। संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक तो साधारण बहुमत से, कौन सा? आर्टिकल 3 वाला आपका क्या है? साधारण बहुमत। आर्टिकल 368(1) विशेष बहुमत, सिर्फ दोनों सदन का विशेष बहुमत चाहिए। और आर्टिकल 368(2) दोनों सदन का विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का विधानसभा या विधानमंडल की अनुमति चाहिए। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि 368 के तहत नहीं माना जाएगा, मतलब आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन है तो संविधान संशोधन, समझ में आ गया? इसलिए वो लिखा रहता है कि भाई 35वां संविधान संशोधन, फलाना संविधान संशोधन। जैसे कि अभी तुम 100वां संविधान संशोधन में क्या किए थे? बांग्लादेश अपना कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र खुद अपने यहाँ लिए। तो कौन सा, किस आर्टिकल से किए थे वो? आर्टिकल 3 से? आर्टिकल 368 से। तो वो भी एक संविधान संशोधन है, और साथ में जब सिक्किम को मिला है तो वो भी संविधान संशोधन। ठीक है? नहीं था। हाँ, लेकिन भारत की संप्रभुता में नहीं था। भारत की उसकी जो संप्रभुता थी वो भारत के साथ नहीं था। वो तो अपने आंतरिक निर्णय स्वयं लेता था। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया में तो था इंडिया के में। देखिए वैसे तो जो भूटान और नेपाल, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है कि भारत के इसमें है, जो संधि समझौता है कि भारत के माध्यम से ही वहाँ पे आर्म्स जा सकता है, ये जा सकता है। तो आरोप लगा सकते हैं कि भाई संप्रभुता पूरा नहीं है, लेकिन आंतरिक और बाह्य मामले में लगभग संप्रभुता है। वो तो अपने समझौते के माध्यम से गया है, समझौता से पीछे भी हट सकता है। तो सर 36वां संविधान संशोधन क्या था फिर? 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को आप मिला, 35वां से मिलाए थे और 36वां से अपने राज्य बनाया था। ठीक है, तो ये 368 के अंतर्गत नहीं। जब उनको ध्यान दीजिए, 35वां संविधान संशोधन में जब सिक्किम को आप मिला रहे हैं तो दूसरा आर्टिकल 2 के तहत मिला रहे हैं। और जब यूटी बन गया, अब उसको क्या बना रहे हैं आप? राज्य बना रहे हैं, तो आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, माइक दीजिए पीछे, माइक। सर, जो साधारण विधेयक से करते हैं संशोधन, वो जैसे 100वां संविधान संशोधन 101वां, तो उसमें ऐड होता है वो क्या? जो साधारण, जो उसमें साधारण होता है ना। अच्छा। होता है, इसीलिए हर एक राज्य का, जैसे एक बताओ 2013 में ये आंध्र प्रदेश को 2 राज्य में तोड़ा गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो वो संविधान संशोधन उसमें एडेड है। ठीक है, अब है यदि कोई ये मैंने बता दिया, बाहरी क्षेत्र भारत का ये हो जाता है तो कार्यपालिका अधिसूचना द्वारा कर देती है। उसके बाद है नागरिकता की समाप्ति। 3 प्रकार से हो सकता है। 1 मिनट, नागरिकता की समाप्ति। हाँ बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता था सर, प्रीलिम्स के लिए केवल सर यही पर्याप्त होगा कि इसके अलावा कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा? जैसे नहीं, आप ये बताइए कि पहले आप कहीं पढ़े हैं या डायरेक्ट यही से पढ़ रहे हैं? नहीं सर, पहले विजन में क्लासेस किए थे, नोट्स हैं। हाँ, तो वो नोट्स भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छा सर। ठीक है, और ये आपको एक तरह से सिनॉप्सिस है। अच्छा सर। आप देखिए इसका यूज सबसे बढ़िया क्या है, इससे रिवीजन कीजिए, और जो पहले आपका पढ़े हैं, कोई मटेरियल पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, वहाँ कुछ भी फैक्ट मिलता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट मिलता है, तो यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे ऐड कीजिए। सर मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि अगर मैं इसको ढंग से पढूं और सर टेस्ट सीरीज पे फोकस करूं तो सर काम चल सकता है? अब देखिए इसमें बिल्कुल काम चल सकता है, लेकिन मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि इसके साथ साथ जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये देखिए 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जाती है। ये स्कूल है, स्कूल में
आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने क्या किया, स्कूल में जाके एप्लीकेशन दे दिया कि भाई हमको यहाँ से अब एडमिशन कट कर दीजिए, तो आपका त्याग हो गया, पहला। दूसरा, आप दूसरे स्कूल में जाके अपना एडमिशन ले लिए हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, समाप्ति, नागरिकता का पर्यवसान हो गया। और अब स्कूल में कर दिया आप बदमाशी, है ना, तो स्कूल वाला, कहीं आपने एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन स्कूल वाला क्या किया, खुद ही आपको रेस्ट्रिकेट करा, निकलो तुम स्कूल से, है ना, माहौल खराब करके बैठे हो। तो ये तीसरा हो गया, आपका नागरिकता का क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट किया जाएगा। इसी से समझिए नागरिकता के संबंध में कि कोई वयस्क नागरिक अगर ये घोषणा कर दे कि भाई अब हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, घोषणा मतलब खड़े होकर माइक पे बोल दिया, उससे नहीं जाएगा, एप्लीकेशन दे के। उसके बाद दूसरा देश का आपने नागरिकता प्राप्त किया, तो वो भी है, ये दूसरा कंडीशन है ना। और तीसरा है आपको वंचित किया जाएगा, डिप्रेविशन, जो मैंने बोला कि आप अगर गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त किए हैं, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था ना, या फिर दूसरा क्या था आपका, देशीकरण, इस सब में जो कंडीशन है उसका आपने कुछ मिसयूज किया, कहीं पैसा खिलाया, आप मालूम चला कि छुपाए अपना ये कि ऑस्ट्रेलिया में कितना आप पे FIR है और वहाँ पे आप हाथी के दांत का तस्कर हैं, है ना, तो आपको वो सब क्या किया जाएगा, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज और है कि अगर युद्ध चल रहा है और कोई शत्रु देश का आपका जो पहला हम लोग कंडीशन देख रहे थे कि आपने अप्लाई किया है खुद से कि भाई मुझे यहाँ की नागरिकता नहीं चाहिए, तो युद्ध चल रहा है और देखा जा रहा है कि शत्रु देश के साथ आप कुछ गुपचुप संलग्न है, तो आपका जो नॉर्मली आपको नागरिकता आपकी समाप्त हो जाती है, या आप उस देश का नागरिकता ले लिए तो एक ऑटोमेटिकली आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, वो नहीं, भारत सरकार आपका नागरिकता समाप्त नहीं, छीनेगी नहीं, बनाए रखेगी कि पहले इस पे कानूनी कार्रवाई कर लिया जाए, है ना। क्या होगा कि तुमको भारत सरकार को कानूनी कार्रवाई करना है और वो दूसरे देश का नागरिक बन गया, अब दूसरा देश हल्ला करेगा ना कि मेरे देश के नागरिक पे कानूनी कार्रवाई हो रही है, समझ रहे हैं बात। तो ये वही है वंचित किया जाना, सब आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब है प्रवासी भारतीय या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI बोलते हैं, कौन लोग इसके पात्र हैं, यहां लिख लीजिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो किसी अन्य देश का नागरिक है, भारतीय देश का नागरिक है, तो OCI कार्ड होल्डर क्यों रहेगा, है ना, वो NRI होगा किसी और देश में रह रहा है। तो याद रखिए OCI को NRI से कंफ्यूज नहीं करना है, OCI भारतीय नागरिक नहीं है, उसके पूर्वज हो सकता है भारतीय नागरिक थे, भारत से उससे जुड़ा हुआ है, वंश के आधार पे जुड़ा हुआ है, हाँ, मूल वंश के आधार पे जुड़ा हुआ है, वो भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन NRI क्या है, भारतीय नागरिक है। तो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन संविधान के प्रारंभ होने के समय, उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था। मतलब अगर मैं अमेरिका जाके वहां का सिटीजनशिप ले लिया और भारतीय सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगा, तब भी मेरा क्या रहेगा, OCI कार्ड बनवा सकते हैं, है कि नहीं। वो दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन संविधान प्रारंभ के समय भारत का नागरिक बनने की अर्हता रखता था, प्रारंभ के समय। इसका क्या मतलब है, बहुत सारे लोग सोचिए कि लंदन में उस समय पढ़ाई कर रहे होंगे बैरिस्ट्री का, जब संविधान लागू हुआ होगा, है ना, वहां की नागरिकता ले चुके होंगे, लेकिन मूल रूप से भारतीय थे, वापस वहां से आए नहीं। लेकिन OCI कार्ड अगर उस समय 26 जनवरी 1950 के आसपास आ जाते तो उनको भारतीय नागरिकता मिल जाती, अर्हता रखते थे, है ना, तो उनको मिल जाएगा, OCI कार्ड बन जाएगा, क्योंकि मूल रूप से यहां से
जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से कि जो देश दूसरे देश का नागरिक है लेकिन एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया था। जैसे सिक्किम का कोई व्यक्ति लंदन में रह रहा हो, और सिक्किम तो 1900 आपको 15 अगस्त 1947 में भारत का अंग नहीं था, तो क्या उसके जो लोग थे जो अमेरिका में रह रहे थे या लंदन में रह रहे थे उसको ओसीआई कार्ड दोगे? बिल्कुल, क्योंकि सिक्किम को उसी तरीके से ट्रीट करोगे जैसे बिहार को करते हो, यूपी को करते हो। उसी प्रकार से किसी ऐसे नागरिक का मतलब तुम्हारे पापा या माँ या तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे परदादा दादी, है ना, आगे जो भी है, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब भारतीय नागरिक रहे हों तो आपको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। तो ये पढ़ लीजिएगा, कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है। अब है कि ओसीआई कार्ड जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, फिर से वो भारतीय नागरिक है क्या? तो कौन सा राइट उसको नहीं दोगे? मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। चुनाव मत डालने का मिलेगा राइट? क्या उसको संसद और विधानसभा के चुनाव में खड़ा होने का राइट मिलेगा? क्या राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है? ये सब राइट नहीं मिलेगा। साथ में याद रखिए एक और है, कृषि भूमि और बागवानी वाला संपत्ति नहीं खरीद सकता है, उसके अलावा सारा राइट है उसके पास। तो इनको लाभ क्या क्या है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है ये, यहां पे लिख लीजिए। ओसीआई के संदर्भ में सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि जब भारत में वो आएंगे तो उनको बार बार वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे देश के नागरिक जो इनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है उनको एक समय सीमा के बाद पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है, इनको बार बार रिपोर्ट नहीं करना है। ठीक है। कृषि और रोपण संपत्ति को छोड़कर अन्य वित्तीय आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्र में इनको अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, है ना, इंडस्ट्री भूमि ले सकते हैं, दो ही चीज, कृषि भूमि और रोपण संपत्ति। ठीक है। अब जैसे स्मारक, ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय, इस सब पे जाओगे तो हम लोग को 50 रुपए का टिकट लगता है, विदेशी लोगों का 500, 200, 300 ऐसे का टिकट लगता है। देखे हो कभी? इनको भारतीयों की तरह टिकट लगेगा। ठीक है। तो यही सब चीज है। इवन नीट एग्जाम में वो बैठ सकते हैं, नीट एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराया के शुल्क में समानता होगा। तो बड़ा बेसिक चीज सब है, पढ़ लीजिए, रट्टा नहीं मारना है, बस ये याद रखना है कि इनको ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं मिलेगा? मत डालने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? कृषि भूमि और बागवानी संपत्ति नहीं खरीद सकते। उसके बाद तो आप ऑप्शन निकाल लोगे। अब है 2019 में संशोधन हुआ। किसमें वो संशोधन? नागरिकता अधिनियम 1955 में। उसमें क्या क्या बोला गया भाई? 3 देश, कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज, कौन कौन माइनॉरिटीज हैं? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और अहमदिया। अहमदिया नहीं है ना, उसको भले ही पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं माना जाता है लेकिन भारत में मुस्लिम ही माना जाता है। तो ये सब के लिए देशीकरण में कुछ रियायत दिया गया। देशीकरण के माध्यम से इनको मिलेगा नागरिकता, उसमें रियायत दिया गया। क्या रियायत दिया गया? कि जो कंडीशन था कि 11 वर्ष तक भारत में रहना है, उसको घटा के कितना किया गया? 5 वर्ष। ठीक है। उसके बाद है एनआरसी। नाम सुना आपने एनआरसी? एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसमें क्या होता है? जनगणना से अलग चीज है। इसमें घर घर जाके जितने आपके यहाँ पे लोग हैं उनका दस्तावेज देखा जाता है कि वो, उनको प्रूफ करना पड़ता है कि वो भारत के सिटीजन, मतलब भारतीय नागरिक है या नहीं। ठीक है। एनआरसी आपको 1951 में किया गया था। उसके बाद अखिल भारतीय एनआरसी नहीं हुआ है। 2019 में
कहाँ हुआ एनआरसी? असम में। वहां पे अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, और ट्रिब्यूनल्स का मतलब कैंप बनाया गया जिसमें जज बैठे होते थे, आपको अपना दस्तावेज जाके दिखाना है, देखते थे कि ये सब दस्तावेज है कि नहीं, जिसके पास है वो नागरिक है, जिसके पास नहीं है वो नागरिक नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोग पक्ष में भी थे, लेकिन बड़ा उसका निगेटिव भी देखा गया। ठीक है, वो मेंस के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन असम में एनआरसी हुआ है। उनको पीछे माइक दीजिए, माइक दीजिए। एनपीआर क्या है? एनपीआर में क्या होता है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है? इसमें सिर्फ नागरिक नहीं, निवासी, आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि निवासी कौन है। यहां पे लिखिए इंपॉर्टेंट, देश के समान निवासियों की सूची है। समान निवासी वह है जो कम से कम पिछले 6 महीनों से किसी स्थानीय क्षेत्र में रह रहा हो, या अगले 6 महीने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में रहने का उसका क्या है? प्लानिंग है, इरादा है। हो सकता है कल ही आया हो भारत विदेश से और बोला नहीं अब 2 साल रहना है, तो वो भी एनपीआर में आएगा। लेकिन कोई घूमने आया है, लाल किला देख के जाना है, उसको ताजमहल देख के जाना है, वो एनपीआर में आएगा क्या? नहीं। तो एनपीआर में क्या है कि समान निवासी, समान निवासी का मतलब क्या है? नागरिक के साथ साथ गैर नागरिक जो भारत में निवास कर रहे हैं उनकी भी इसमें गणना की जाएगी। सर हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल टेरिटरी और इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोग मतलब उनकी नागरिकता के बारे में सर नहीं समझ पा रहे क्या? इंटरनेशनल जो टेरिटरी होती है, अगर मान लीजिए हम अंटार्कटिका पे कोई, तो वहाँ पे सर हमारी नागरिकता रहेगी कि कैसे मतलब? तो भारतीय नागरिक रहेगा ना, वो एनआरआई की तरह रहेगा। अच्छा, और इंस्टीट्यूशन अगर कोई रहे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अगर इंस्टीट्यूशन में हम लोग काम कर रहे हैं, हाँ, तो भारतीय नागरिक रहिएगा आप, थैंक यू है ना? समझ में आया? चलिए इस पे एक बार सवाल देखते हैं। आपका 21 में ये सवाल पूछा था, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बताइए, अधिवास का मतलब? अच्छा, भारत में एकल नागरिकता, ही समझ पा रहे हो कि नहीं? अधिवास का मतलब इंग्लिश में पढ़ो क्या है? तुमने डोमिसाइल मांगता है कहीं कहीं, भाई एग्जाम डोमिसाइल मांगता है ना, तो ये बताओ डोमिसाइल एक ही हो सकता है क्या? हम बिहार के हैं, क्या यूपी या दिल्ली का डोमिसाइल नहीं बना सकते हैं? हाँ, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? एक बार में एक ही डोमिसाइल हो सकता है। हम नो डाउट हम यहाँ का डोमिसाइल ले लें, तमिलनाडु का, वहां रह के रहना पड़ेगा, वहां का डोमिसाइल बना लें, लेकिन हमको फिर दिल्ली का डोमिसाइल छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम बिहार का डोमिसाइल छोड़ दिए हैं, अब दिल्ली के डोमिसाइल में है। ठीक है ना? तो एक ही अधिवास है, ये बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। बन सकता है? सही है कि गलत है? वेरी गुड। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। क्यों गलत है? देशीकरण से लिया, पंजीकरण से लिया, अवैध प्रवासी है मान लो, है ना, गलत तरीके से आया भारत में 5 साल रह चुका है, लेकिन वो तारों के नीचे से आया है ना, तो फिर क्या होगा? अगर भले ही भारतीय नागरिकता मिल गई है, कोई कंप्लेन करता है या सरकार भी सो मोटो उसका अगर प्रूफ हो जाता है, तो उसको फिर बोलेगा तार के नीचे से चले जाइए, मतलब डिटेन कर लेगा उसको। ठीक है, तो ये आपको गलत है। आंसर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछा जाता है। ठीक है, किसी को सवाल पूछना है? ठीक है।